अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे द लव हार्मोन, द कर्डल हार्मोन, द बॉन्डिंग हार्मोन। यानी आज हम बात करने वाले हैं द ऑक्सीटोसिन के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी बोलेंगे कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है क्या मेल्स में प्रेजेंट होता है या नहीं होता। अगर होता है तो भाई मेल्स में इसका क्या काम है। तो चलिए चलते हैं ऑक्सीटोसिन के और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करेंगे, जो ऑक्सीटोसिन होता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलस फेराय। इट वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलस फेराय इन 1835। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था निकोलस फेराय ने 1835 में। इसके बाद देखिए, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इट इज अ शाबाश, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। मेरी और नजर रखिए, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। प्रोड्यूस्ड इन द hypothalamus, produced in the hypothalamus and then stored and released from posterior pituitary gland। भाई आराम से मेरी और नजर रखे। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलस फेराय। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड देन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था निकोलस फेराय ने, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कहां पे बनता है, हाइपोथैलेमस में। पिट्यूटरी ग्लैंड में भाई ये सिंथेसाइज नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में, और फिर जाके स्टोर होता है कहां पे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, जहां से फिर ये रिलीज होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का क्या मतलब, पेप्टाइड हार्मोन वो होता है विच इज मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड की चेन्स का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। वो हार्मोन जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का बना होता है, उसे हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसका मतलब यही है कि ऑक्सीटोसिन जो है बेटा, ये अमाइनो एसिड्स का बना है होता है। इसमें अमाइनो एसिड्स की एक सीक्वेंस्ड चेन होती है। अब सवाल पैदा होता है, सर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 2 अमाइनो एसिड? ना भाई। 3 अमाइनो एसिड? नहीं। 4 अमाइनो एसिड? फिर कितने अमाइनो एसिड होते हैं? तो आप याद रखेंगे, यह बात समझाने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था विंसेंट, शाबाश, विंसेंट द विग्नॉइड। विंसेंट द विग्नॉइड ने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो अमाइनो एसिड होता है, ये 9 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। सॉरी, उसने कहा कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये 9 अमाइनो एसिड का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ 9 अमाइनो एसिड्स। विंसेंट द विग्नॉइड सेड, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये 9 अमाइनो एसिड्स का बना होता है, या ये नोना पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? इट्स अ नोना पेप्टाइड हार्मोन। लेकिन बेटा, अगर आप अपने बुक एनामा एंड जैकब के ओर देखोगे, चैप्टर नंबर 54 बुक के हिसाब से, और पेज नंबर 539 पे लिखा गया है कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, इट इज ऑक्टापेप्टाइड। इट इज ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। ये ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन होता है, यानी ये 8 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। इट इज नॉट मेड अप ऑफ 9 अमाइनो एसिड्स, इट इज मेड अप ऑफ 8 अमाइनो एसिड्स। ये जो साइंटिस्ट था, इसने कहा कि भाई ये कितने अमाइनो एसिड्स का बना है, इसमें 9 अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस्ड चेन होती है। लेकिन बेटा, आपकी बुक एनामा जैकब कहती है कि इट इज ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। क्लियर? तो अब ये मसला यहां पे क्या है, नजर रखिए। असल में जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये 9 अमाइनो एसिड्स का बना होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड जिसे हम सिस्टीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम सिस्टीन कहते हैं, वो बेटा रिड्यूस होता है और सल्फर ब्रिज बनाता है।
हम वहां नहीं जाएंगे सल्फर ब्रिज कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे। फिलहाल आप नजर रखें कि एक सिस्टीन अमीनो एसिड जो है, एक अमीनो एसिड जिसका नाम सिस्टीन है, ये रिड्यूस होता है और सल्फर ब्रिज बनाता है। बचे कितने अमीनो एसिड? 8 अमीनो एसिड। इसीलिए आपकी बुक कहती है कि जो आपका ऑक्सीटोसिन है, इट इज नॉट मोनोपेप्टाइड, इट इज ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। क्लियर? चले, तो एक बात हमें पता चली कि जो ऑक्सीटोसिन होता है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ 8 अमीनो एसिड्स और इट इज ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। ये भी कह सकता हूं ना, इट इज ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन। इसके बाद प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस नहीं होता, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। अगर आप यहां देखोगे, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, यहां से ऊपर ये हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, इसमें बहुत सारे किस्म के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें यहां एक न्यूक्लियस है, यहां दूसरा न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस, इसे हम कहेंगे पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई। और दूसरा है, इसे हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। आपके हाइपोथैलेमस में, हर एक के हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है, न्यूरोसेक्रेटरी न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, यही असल में बेटा प्रोड्यूस करते हैं आपके ऑक्सीटोसिन को। क्लियर? अब जब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, इसके बाद ये ऑक्सीटोसिन एक्सॉन के जरिए से, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, एक्सॉन के जरिए से ये बेटा पहुंचते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ वेसिकल्स पाए जाते हैं। इन वेसिकल्स को हम कहते हैं, शाबाश, दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज हेरिंग बॉडीज, दीज वेसिकल्स आर कॉल्ड एज हेरिंग बॉडीज। क्लियर? मैंने कहा कि ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये हाइपोथैलेमस में बनता है। कहां से? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। फिर ये एक्सॉन्स के जरिए से पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। वहां पे जो एक्सॉन्स का टर्मिनल होता है, वो स्वेल होता है, वो वेसिकल बनाता है, जिसे हम हेरिंग बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं हेरिंग बॉडी? मेरी ओर नजर रखिए, हाथ से रब करना पड़ रहा है। क्यों कहते हैं हेरिंग बॉडी? क्योंकि बेटा इसको डिस्कवर किया था पर्सी थियोडोर हेरिंग, पर्सी थियोडोर हेरिंग इन 1908। इसको डिस्कवर किया था पर्सी थियोडोर हेरिंग ने 1908 में। इसीलिए इन वेसिकल्स को, जिनमें ऑक्सीटोसिन या न्यूरोसेक्रेटरी वेसिकल्स ये जो होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है हेरिंग बॉडीज। क्यों? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था पर्सी थियोडोर हेरिंग ने। क्लियर? तो यहां तक हमने कहा कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेंगे। क्लियर है? तो ये कहां पे बना? हाइपोथैलेमस में। यही कहते हैं हम, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन है, अमीनो एसिड्स का बना है, प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में बनता है। कहां से? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। एंड देन स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं। कहां पे स्टोर होते हैं? वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। उन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? हेरिंग बॉडीज। क्यों कहते हैं हेरिंग बॉडीज? बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय पर्सी थियोडोर हेरिंग। कब? इन 1908। 1900 यहां तक क्लियर? इसके बाद अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप याद रखेंगे 1906 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था सर हेनरी डेल। सर हेनरी डेल, पूरा नाम इसका था सर हेनरी हेलेट डेल। सर हेनरी हेलेट डेल, मगर हम शॉर्ट में लिखते हैं सर हेनरी डेल। सर हेनरी, इसने क्या कहा? इसने कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसने क्या किया था असल में? इसने एक एनिमल को लिया जिसका नाम था ऑक्सिन। इसने ऑक्सिन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑक्सिन एक एनिमल के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इसने एक एक्सट्रैक्शन ले ली। क्या ले ली? एक्सट्रैक्शन ले ली। और इस एक्सट्रैक्शन को इसने केट के यूटेरस में डाला। केट के यूटेरस में डाला और इसने क्या देखा कि ये जो यूटेरस है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। क्या होने लगा? और देखिए, ये जो सर हेनरी डेल था ना, इसने ऑक्सिन जो कि एक एनिमल है उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सट्रैक्शन ले ली। और एक्सट्रैक्शन इसने कहां पे इंजेक्ट की? इस एक्सट्रैक्शन को इसने केट के यूटेरस में इंजेक्ट किया। और फिर क्या देखा कि कैट का यूटेरस जो है वो कंट्रैक्ट करने लगा। तो ये इस नतीजे पे पहुंचा कि जो
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां से एक्सट्रैक्शन निकलती है और वो एक्सट्रैक्शन बेटा यूट्राइन कंट्रैक्ट करने में मदद करती है। तो व्हाट ही सेड दैट द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। तो यही यहां से हमें पता चला कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है। आप आजकल कहते हो ऑक्सीटोसिन का काम है बेटा, ऑक्सीटोसिन का काम है यूट्रस को कंट्रैक्ट करना। यह बात हमें किसने कही थी? यह बात हमें अपने यार ने कही थी जिसका नाम था सर हेनरी डेल। सर हेनरी डेल ने कहा कि ऑक्सीटोसिन यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में मदद करता है और ये इसे एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से, एक ऑब्जर्वेशन के जरिए से पता चली। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया 1909 में जिसका नाम था विलियम ब्लेयर बेल। विलियम ब्लेयर बेल, उसने इस एक्सट्रैक्शन का नाम इनफंडिब्यूलिन रखा। क्या रखा? इनफंडिब्यूलिन। उसने कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ये एक्सट्रैक्शन आती है जो कि यूट्रस को कंट्रैक्ट करने में मदद करती है, ही कॉल्ड दिस एक्सट्रैक्शन एज इनफंडिब्यूलिन। और साथ ही कहा कि ये जो इनफंडिब्यूलिन होता है ये ना ही सिर्फ पार्चुरेशन में मदद करता है, ना ही चाइल्ड बर्थ में मदद करता है, ना ही बेटा यूट्राइन कंट्रैक्शंस में मदद करता है, बल्कि इसके साथ साथ बेटा ये एक और प्रोसेस में मदद करता है जिसे हम बेटा लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, या मैं यूं कहूं कि ये बेटा मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। किसमें? मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। तो बेटा आपका ऑक्सीटोसिन किस किस काम में मदद करता है? ये बेटा यूट्राइन को कंट्रैक्ट करने में मदद करता है ताकि पार्चुरेशन हो, ताकि एक बच्चा पैदा हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एक बच्चा पैदा हो जाए, डिसेंड हो जाए और फिर आखिरकार लेटरल फ्लेक्शन की वजह से आपका बच्चा पैदा हो। तो ये बात हमें किसने कही थी? हेनरी डेल ने कही। इसके साथ साथ हमें आज ये भी पता है कि ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। और यह बात हमें किसने कही? यह बात हमें कही विलियम ब्लेयर बेल ने। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस किसके हैं? ऑक्सीटोसिन के। लेकिन इसके अलावा कुछ और फंक्शंस है जो आपके एनामा जैकब ने दी हुई है। उसने कहा है कि इट इज यूज्ड टू इंड्यूस एबॉर्शन। इट इज यूज्ड टू इंड्यूस एबॉर्शन। एबॉर्शन अगर हमें इंड्यूस करानी है तो उस इंड्यूस्ड एबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर वो इनएविटेबल एबॉर्शन हो जिसमें ब्लड लॉस वेरी हैवी, जिसमें ब्लड लॉस ज्यादा हो। क्लियर? तो इट इज यूज्ड टू इंड्यूस एबॉर्शन। उसके बाद ये आपका पोस्टपार्टम हेमोरेज में ब्लड को स्टॉप करने के लिए भी बेटा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इट इज यूज्ड एज अ, कहां लिखूं, इट इज यूज्ड एज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पहला काम इंपॉर्टेंट, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा काम इसका बेटा मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। इसके बाद इंड्यूस्ड एबॉर्शन, तो एबॉर्शन इंड्यूस करने में भी मदद करता है। और टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, जिसे हम बेटा पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमोरेज को स्टॉप करने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? आप ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके मजीद बहुत सारे फंक्शंस हैं ऑक्सीटोसिन के, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शंस यही है। अब सवाल पैदा होता है सर यूट्राइन कंट्रैक्शन फीमेल्स में होती है और मिल्क इजेक्शन भी किस में होती है? फीमेल्स में। तो मेल्स में ऑक्सीटोसिन है या नहीं है? अगर है तो किस काम के लिए? अब भगा दो ना भाई ऑक्सीटोसिन को। तो देखिए ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, इसका एक और जबरदस्त फंक्शन है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। इंपॉर्टेंट मैं कहूं या मैं कहूं कि एक मैजिकल फंक्शन है इसका, कि ये बेटा बॉन्ड जो है, बॉन्ड जो लोगों के दरमियान बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को बेटा ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है इट इज अ लव हार्मोन, इट्स अ बॉन्डिंग हार्मोन, इट्स अ कडल हार्मोन। व्हेन वन पर्सन टचेस द अदर पर्सन, oxytocin is released. If you touch more oxytocin is released. The more you touch, the more oxytocin is released. और ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन कहते हैं, इट इज मोर प्रेजेंट इन फीमेल्स। ये ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो फीमेल्स होती है वो ज्यादा इमोशनल होती है, वो ज्यादा उनका बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो अपने बॉन्ड को जल्दी से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाती। क्लियर? और मैन जो है वो इजीली दूर भागते हैं इसे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो होता है लेकिन बेटा बॉडी में ऑक्सीटोसिन कम होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन की मात्रा मैं कहूँ या मैं क्वांटिटी कहूँ कि ऑक्सीटोसिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फीमेल्स का जो बॉन्ड होता है, जो इमोशनल
कनेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। बच्चा होने के बाद भी आप देखिए वो अपने बच्चे के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि बेटा बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन, इट स्ट्रेंथन्स योर बॉन्ड्स, इट स्ट्रेंथन्स योर कनेक्शंस। जब एक पर्सन व्हेन वन इंडिविजुअल टचेस द अदर पर्सन द हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, दैट इज व्हाई वी कॉल ऑक्सीटोसिन एज लव हार्मोन। क्लियर? तो चलिए, क्या हुआ, तंग आ गए मेरा वीडियो देखते देखते? कुछ अच्छा और लजीज खाना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाइए और कश्मीर किचन स्टोरीज सर्च कीजिए और देखिए वो कैसा लजीज खाना बनाते हैं। देखिए और खुद भी सीखिए कि कैसे बनाते हैं लजीज खाना। कश्मीर किचन स्टोरीज सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू एवरीवन।